एक और बायोमोलिक्यूल था न्यूक्लिक एसिड, जिसमें डीएनए और आरएनए दोनों कंप्लीट हो गया था। अब क्या बचा इस चैप्टर में, और आखिर ऐसा क्या है जो और जानना चाहिए? तो आप देखिए, सेल के अंदर हम बात कर रहे हैं कि आखिर सेल में कौन कौन से मॉलिक्यूल हैं, कौन कौन से केमिकल हैं। तो बायोमॉलिक्यूल में अभी तक जो भी हमने पढ़ा उनके अलावा और भी बहुत सारे केमिकल मौजूद हैं। जैसे आप एक नाम बार बार पढ़ते हैं, एटीपी। हाँ, ये आपको बार बार समझ में आता है। जब हम माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ते हैं तो जानते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी बनाता है। सेल के लिए अगर एनर्जी की हम बात करते हैं तो बोलते हैं कि सेल अपने लिए एटीपी बनाती है। तो ये भी एक केमिकल ही तो है। इस केमिकल में एनर्जी स्टोरेज होती है। देखिए, फिजिक्स का नियम है कि एनर्जी को ना तो कोई बना सकता है, ना ही कोई उसको डिस्ट्रॉय कर सकता है। तो जो भी सेल को एनर्जी ये एटीपी बनाएगा, एक्चुअली ये एनर्जी कोई ना कोई दूसरी जगह से आई होगी, उसको स्टोरेज करता है एटीपी के रूप में। तो जब सेल अपना फूड ब्रेक डाउन करता है, जब फूड को तोड़ता है, तो बहुत सारी एनर्जी निकलती है उससे, और उस एनर्जी का इस्तेमाल करता है एडेनिन। हाँ, एडेनिन क्या है? मैंने आपको जब न्यूक्लिक एसिड पढ़ाया था तो 4 नाइट्रोजिनस बेस बताए थे, ए, टी, सी और जी। ये 4 नाइट्रोजिनस बेस बताए थे। तो ये इस साइटोप्लाज्म के अंदर, सेल के अंदर ये केमिकल मौजूद है, एडेनिन। यहाँ पे फास्फोरस भी मौजूद है इनऑर्गेनिक के रूप में, इनऑर्गेनिक कंटेंट है, इनऑर्गेनिक फास्फोरस। हाँ, फॉस्फेट ग्रुप होता है सेल के पास। तो ये एडेनिन क्या करता है? फूड से जो भी एनर्जी निकली, इस एनर्जी का इस्तेमाल करके एडेनिन के साथ फास्फोरस जोड़ देता है। तो कहीं ना कहीं इस एनर्जी का इस्तेमाल कर लिया गया इस बॉन्ड को बनाने में। और जब एडेनिन के साथ एक फास्फोरस जुड़ जाता है तो ये कहलाता है AMP, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। कुछ एंजाइम्स मदद करते हैं ये सब बॉन्ड बनाने में। एटीपेज एंजाइम होता है। यहाँ पे अभी आपको समझ में नहीं आ रहा है कि एटीपी कैसे बन रहा है। अभी एक फास्फोरस जुड़ा, लेकिन फूड से तो बहुत सारी एनर्जी निकली हुई है, और भी अभी एनर्जी है। तो एडेनिन क्या करता है? इस फास्फोरस के साथ एक और फास्फोरस जोड़ देता है। अब ये बन चुका है ADP, एडेनिन डाइफॉस्फेट। एडिनोसिन है ना, ATP, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है ये। अभी ये डाइफॉस्फेट बन चुका है, और भी अगर एनर्जी वहां पे मौजूद है तो एक और फास्फोरस जोड़ दिया जाएगा। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट बन चुका है अब, ATP। तो सेल क्या करती है? सेल में जब एनर्जी रिलीज होती है तो इस एनर्जी से कुछ इस तरह की केमिकल एनर्जी में उसको स्टोर कर लिया जाता है। यहां पे फास्फोरस को टेम्परेरी जोड़ दिया ताकि एनर्जी स्टोर रहे। ठीक है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट बन गया। एडेनिन का डेरिवेटिव है एडिनोसिन, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ATP बन गया। अब मान लीजिए सेल को कोई भी काम करना है तो उसको एनर्जी चाहिए। हाँ, मान लीजिए यहाँ प्रोटीन सिंथेसिस चल रहा है या कुछ और कोई वर्क कर रहा है, सेल लगातार काम करती है। कोई भी काम बिना एनर्जी के नहीं होता। फिजिक्स बोलता है कोई भी वर्क अगर करना है, इट रिक्वायर एनर्जी। तो एनर्जी कहां से आएगा? वो फूड तो पहले तोड़ लिया था, उससे जो एनर्जी निकली उससे उन्होंने ATP बना लिया, ये केमिकल बना लिया। अब इस केमिकल के पास इन बॉन्ड के अंदर एनर्जी मौजूद है। ये बॉन्ड जो बने ना, ये बॉन्ड के अंदर एनर्जी मौजूद है। अब कोई भी मान लीजिए वर्क करना है सेल को, तो क्या बोलेगा? ATP को बोलेगा भैया अपना एनर्जी दे दो। हाँ, ATP का इस्तेमाल होगा, ATP को यूज किया जाएगा सेल के द्वारा। और ATP क्या करेगा? ATP जब एनर्जी देगा, जब एनर्जी देगा किसी भी प्रोसेस के लिए, तो खुद क्या बन जाएगा? पहले ADP बनेगा
और इसका एक फास्फोरस वो अलग से रिलीज हो जाएगा, इनऑर्गेनिक फास्फोरस। ये यहां से बॉन्ड टूट जाएगा तो ATP अब ADP रह गया, और ये फास्फोरस जो है वो इनऑर्गेनिक फॉर्म में बाहर रिलीज हो जाएगा, तो बनेगा ADP प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। और जो एनर्जी यहां से निकली, इस बॉन्ड को टूटने से जो एनर्जी निकली, उससे काम हो गया, आपका वर्क हो गया सेल का। और भी ज्यादा जरूरत है तो ADP अभी और भी टूट सकता है, ADP अभी और भी टूट सकता है और एनर्जी निकाल सकता है, और बन जाएगा AMP प्लस इनऑर्गेनिक फास्फोरस। तो इस तरह से जब एनर्जी सफिशिएंट होती है, जब फूड ब्रेक डाउन होता है, तो सेल उससे ATP बनाता है, और जब भी सेल को कोई वर्क करना है वो ATP को तोड़ता है और एनर्जी का इस्तेमाल करता है। तो ये सेल की एनर्जी का कुछ कंसेप्ट है जो आपको बेहतर समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब देखिए हमारे जब सेल में हम इतने सारे केमिकल पढ़ चुके हैं, तो यहाँ पे एक कंसेप्ट था कि आखिर सेल में ये केमिकल प्रोसेस अगर होती हैं तो क्या इनमें इक्विलिब्रियम आएगा। क्योंकि हम जब केमिकल प्रोसेस केमिस्ट्री में पढ़ते हैं तो वहां क्या होता है, सबस्ट्रेट होते हैं और फाइनली वो प्रोडक्ट में चेंज होते हैं, और जब प्रोडक्ट बन जाते हैं तो ये प्रोसेस रुक जाती है, स्टॉप हो जाती है। कभी ना कभी तो वो इक्विलिब्रियम आएगा। सबस्ट्रेट रिएक्शन करते A प्लस बी, इनको बनाना है C प्लस डी। जब ये बन जाएंगे, ये आपका खत्म हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा, ये आपके बन जाएंगे। यही तो होता है केमिकल प्रोसेस में। लेकिन हमारी सेल में इतने सारे केमिकल हैं जो लगातार बनते रहते, टूटते रहते, बनते रहते, टूटते रहते, बनते रहते, टूटते रहते। इधर उधर के सभी केमिकल कभी भी इक्विलिब्रियम में नहीं आते। इनको हम टर्नओवर बोलते हैं कि इतने समय में इतनी चीज बन गई, बन तो गई लेकिन वो बनते ही टूट भी रही है दूसरी चीज में। बनाने वाली प्रोसेस कभी इनको जो बनाती जा रही है ये इक्विलिब्रियम में नहीं आएगा, क्योंकि ये जब बन रहा है उसी वक्त ये टूट के दूसरी केमिकल प्रोसेस में इन्वॉल्व हो रहा है। वहां जो ये बन रहा है वो तीसरी केमिकल में टूट रहा है, ये जो टूट रहा है वो दूसरे में जा रहा है। जैसे शहर के अंदर आप देखिए एक चौराया है, आप देखिए इधर से वाहन आ रहे हैं, ये वाहन आके इधर निकल गए, इधर वाले इधर चले गए, इधर वाले इधर चले गए, इधर वाले इधर चले गए। कभी भी आपको ऐसे नहीं लगेगा कि रोड एकदम जाम हो गया, कभी भी आपको रोड खाली भी नहीं दिखेगा, क्योंकि लगातार कुछ आ रहा है, लगातार कुछ जा रहा है। बिल्कुल ऐसे ही हमारे सेल के अंदर जो केमिकल प्रोसेस होती है वो हमेशा लगातार कुछ बनता रहता है, लगातार कुछ टूटता रहता है। डोंट बी संतुष्ट, ये केमिकल प्रोसेस कभी संतुष्ट ही नहीं होती और ये लगातार चलती ही रहती है। और लाइफ क्या होता है, लाइफ इज द मोमेंट। एक सेल के अंदर लाइफ तभी तक है जब तक उस सेल के अंदर मूवमेंट चल रहे हैं। तो हमारे ये केमिकल प्रोसेस जब तक चल रही है हम इस सेल को एक लिविंग सेल बोलेंगे। जिस दिन ये केमिकल प्रोसेस इक्विलिब्रियम में आ जाएंगी, प्रोसेस का होना रुक जाएगा, लाइफ खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो आप थोड़ा समझिए कि यहां जो केमिकल प्रोसेस चल रही है उनमें कई बार छोटे छोटे मॉलिक्यूल आपस में जुड़कर बड़े मॉलिक्यूल बना रहे हैं, उनको हम एनाबॉलिक प्रोसेस बोलते हैं। और कुछ बड़े बड़े मॉलिक्यूल वो लगातार टूट के छोटे मॉलिक्यूल बना रहे हैं, उनको हम कैटाबॉलिक बोलते हैं। कैटाबॉलिक, कैटाबॉलिक में क्या हो रहा है, कटिंग हो रहा है। कटिंग मतलब बड़े बड़े मॉलिक्यूल टूट के छोटे छोटे मॉलिक्यूल बन रहे हैं, और छोटे छोटे मॉलिक्यूल जब जुड़ के बड़े मॉलिक्यूल बना रहे हैं वो एनाबॉलिक कहलाएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ ग्लूकोज है, ग्लूकोज एक बड़ा मॉलिक्यूल है, वो टूट के CO2 और H2O बना रहा है, तो ये क्या हो गया, ये कैटाबॉलिक हो गया। और आप फोटोसिंथेसिस में देखिए जहां CO2 और H2O आपस में जुड़कर एक बड़ा मॉलिक्यूल C6H12O6 बना रहे हैं, वो एनाबॉलिक हो गया। तो इस सेल के अंदर कैटाबॉलिक भी चल रहा है, एनाबॉलिक भी चल रहा है। ओवरऑल हम इन दोनों टाइप की केमिकल प्रोसेस को बोलते हैं मेटाबॉलिक प्रोसेस। दोनों टाइप की प्रोसेस को क्या बोलते हैं, मेटाबॉलिक प्रोसेस। कभी भी कोई भी रिएक्शन
कंप्लीट नहीं हो पाती। हर केमिकल लगातार बन रहा है और लगातार टूट भी रहा है। ये हमारी सेल के अंदर इस तरह का एक ट्रैफिक ऑफ केमिकल देखा जा सकता है। इन केमिकल प्रोसेस का एक ट्रैफिक देखा जा सकता है। हम ये कहते हैं कि कोई भी केमिकल कितना बनेगा ऐसा सेल में नहीं बोल सकते। क्यों? क्योंकि वो बनेगा तो सही लेकिन वो टूट भी रहा है। तो यहां पे हम टर्नओवर की बात करते हैं हमेशा, टर्नओवर। तो कोई लगभग इतना बन जाएगा, बन के लगातार टूटता रहेगा, जाता रहेगा। ये इस तरह का यहां प्रोसेस चलता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, एक हमारी सेल के अंदर जब ये केमिकल प्रोसेस होती है तो कोई भी प्रोसेस सेल की बिना कैटलिस्ट के नहीं होती। हर केमिकल प्रोसेस के लिए कैटलिस्ट चाहिए। अब ये क्या चीज है कैटलिस्ट, ये थोड़ा समझिए। देखिए, मान लीजिए आपको ओपन प्लेग्राउंड पे ले गए और आपसे बोला कि घास खोदो, गोखरू उखाड़ो, और आप वहां मैदान पे चले गए। आप क्या करेंगे? किसी के मन में आया तो किसी ने एक पेड़ उखाड़ दिया, किसी के मन में आया तो वो घूम रहा है, कोई बात कर रहा है, कोई पेड़ फिर उखाड़ रहा है। तो ओवरऑल प्रोसेस में अगर मान लीजिए 100 स्टूडेंट हैं तो 100 पेड़ उखाड़ेंगे वो 1 घंटे में। 1 घंटे में कितने पेड़ उखाड़ेंगे? 100। क्यों? क्योंकि सब के सब अपने हिसाब से काम कर रहे। अगर यहां पे आपके टीचर्स भी खड़े कर दिए कि आप बच्चों से पेड़ उखड़वाओ, अब टीचर आपके बीच में घूम रहे हैं, और वो आपको लगातार वॉच कर रहे हैं। अब ये 100 क्या करेंगे? 100 में से कम 90 स्टूडेंट पेड़ उखाड़ना शुरू कर देंगे, और आपको 1 घंटे में जो पहले 100 पेड़ उखड़ रहे थे अब कम से कम 900 पेड़ आप उखाड़ दोगे। ये टीचर ने पेड़ उखाड़े क्या, बताओ? टीचर ने तो पेड़ नहीं उखाड़े, बस वो तो खड़ा था आपके पास, यही तो था। तो पेड़ तो बच्चे ही उखाड़ रहे, लेकिन पहले नहीं उखाड़ रहे थे, अब वो उखाड़ना शुरू कर दिए। क्यों? क्योंकि अभी थोड़ा प्रेशर आ गया, डंडा आपके ऊपर है, आपको कोई वॉच कर रहा है, आपके ऊपर थोड़ा सा प्रेशर है। तो यही सबस्ट्रेट थे, यही स्टूडेंट थे जो पहले बहुत स्लो स्पीड में काम कर रहे थे, लेकिन जब उनके टीचर उनके बीच में आ गए, जब एक कैटलिस्ट उनके बीच में आ गया तो उनकी रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ गई। रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ गई, वही अब फास्ट स्पीड से काम करने लगे। मतलब क्या हुआ? आपका वर्क ज्यादा होने लगा, आपका प्रोडक्टिविटी ज्यादा होने लगा, वही सबस्ट्रेट अच्छा काम करने लगे। तो ऐसा कोई भी केमिकल जिसकी मौजूदगी में आपकी रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो जाए, उस केमिकल को हम कैटलिस्ट बोलते हैं। ये आपने केमिस्ट्री में भी आप पढ़ेंगे, केमिस्ट्री में भी ये शब्द आएगा आपको। कैटलिस्ट क्या होता है? कैटलिस्ट रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करता है और खुद रिएक्शन में इन्वॉल्व नहीं होता। वो जैसा पहले था, रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद भी वो कैटलिस्ट अभी भी एज इट इज रहेगा, फ्री रहेगा। ये कैटलिस्ट रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करता है। और अगर एक सेल के अंदर जब केमिकल प्रोसेस हो रही है, बहुत सारी केमिकल प्रोसेस हो रही है, कुछ टूट रहा है, कुछ बन रहा है। अब मैं बोला कि कोई भी केमिकल प्रोसेस क्यों ना हो, हर केमिकल प्रोसेस के लिए हमारी सेल में कैटलिस्ट होते हैं, और उन कैटलिस्ट को जो सेल के अंदर हैं उनको हम बोलते हैं एंजाइम। उनको क्या बोलते हैं? एंजाइम। सो एंजाइम्स आर बायोकैटलिस्ट। एंजाइम्स क्या होते हैं? बायोकैटलिस्ट होते हैं। एक लिविंग सिस्टम के जो कैटलिस्ट हैं उनको हम बायोकैटलिस्ट या एंजाइम्स बोलते हैं। तो हमारी सेल में ऐसे कौन से केमिकल हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर सकते हैं? एंजाइम्स की हम बात करेंगे। आखिर वो है क्या, वो केमिकल है कौन से? क्योंकि अभी हम सब बायोमोलिक्यूल को तो लगभग जान चुके हैं। तो ऐसे केमिकल हैं वाकई में प्रोटीन। कुछ ऐसी प्रोटीन होती हैं सेल के पास, कुछ ऐसी प्रोटीन होती हैं सेल के पास जो
केमिकल प्रोसेस को प्रोडक्ट में चेंज करने की रेट ऑफ रिएक्शन, अगर स्पीड की बात करें तो स्पीड को बढ़ा देती हैं, और इन प्रोटीन को ही हम एंजाइम्स बोलते हैं। कुछ स्पेशल प्रोटीन हैं जो सेल के अंदर होती हैं। अब आपको इतना तो याद होगा, प्रोटीन है, प्रोटीन कौन बनाता है सेल में? राइबोसोम बनाते हैं। राइबोसोम प्रोटीन बनाते हैं। कैसे बनाएंगे? क्लास 12 में समझ में आएगा कि जैसा डीएनए होता है ऐसा ही आरएनए बनाया जाता है, और जैसा आरएनए होता है ऐसी ही प्रोटीन बनाई जाती है। मतलब सेल के डीएनए में वो जीन्स होते हैं। एक्चुअली मैं जीन्स लेवल पे अभी बात नहीं करना चाह रहा। एक सेल में कुछ स्पेसिफिक जीन्स होते हैं जो स्पेसिफिक प्रोटीन या एंजाइम्स बनवाते हैं, और ये एंजाइम्स जब बन जाएंगे तो आपकी सेल उन एंजाइम्स के अकॉर्डिंग फंक्शन करने लगती है। फंक्शन एज पर द डायरेक्शन गिवन बाय द डीएनए। तो डीएनए हमारी ओवरऑल केमिकल प्रोसेस, मेटाबॉलिक प्रोसेस, एवरीथिंग पूरी सेल को कंट्रोल कर रहा होता है। हमको तो एंजाइम समझना है। एंजाइम्स, तो एंजाइम्स 100% एंजाइम्स प्रोटीन के ही बने होते हैं। ठीक है, एकदम क्लियर। एंजाइम का फंक्शन क्या है? एंजाइम का फंक्शन है हमारी जो बायोकेमिकल प्रोसेस सेल के अंदर चल रही है उनकी रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करना। अब आपने जूनियर क्लास में थोड़ा बहुत तो पढ़ा है कुछ एंजाइम्स के नाम, जैसे आपने पेप्सिन पढ़ा है, ट्रिप्सिन आपने पढ़ा है, ट्रिप्सिन, लाइपेज, एमाइलेज, ये सब डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं। ये डाइजेशन वाली केमिकल प्रोसेस में मदद करते हैं। अगर हमें प्रोटीन को तोड़ना है और प्रोटीन से धीरे धीरे तोड़ के फाइनली हम जब अमीनो एसिड बनाएंगे तो कहीं ना कहीं हमको ये केमिकल प्रोसेस करने के लिए एंजाइम्स की जरूरत होगी। तो ये आपका पेप्सिन, आपका ट्रिप्सिन इस तरह की केमिकल प्रोसेस करवा सकते हैं। ये केमिकल प्रोसेस ही तो है जिसमें एक सबस्ट्रेट एक प्रोडक्ट में टूट रहा है। एक बड़े मॉलिक्यूल छोटे मॉलिक्यूल में टूट रहे हैं, इसका मतलब ये कैटाबॉलिक टाइप की प्रोसेस हो रही है। ये कैटाबॉलिक हो रही है जिसमें प्रोटीन टूटने के बाद अमीनो एसिड बना रहा है। तो एंजाइम्स के बिना कुछ नहीं होगा। हर चीज के लिए एंजाइम्स चाहिए लिविंग सिस्टम में। ऐसा क्यों, यह आपको जानना जरूरी है। आखिर बिना एंजाइम के प्रोसेस क्यों नहीं होती हमारी सेल में? आप देखिए, लेबोरेटरी में आपको कोई एक केमिकल प्रोसेस करने को दिया गया, आप क्या करते हैं? आप दो सबस्ट्रेट को आपस में मिक्स करते हैं। अगर वो रिएक्शन नहीं कर रहे तो आप उसको गर्म कर देते हैं बर्नर पे ले जाके। आपके पास बर्नर है, गर्म कर देते हैं। आप प्रेशर बढ़ा सकते हैं, आप पीएच वैल्यू चेंज कर सकते हैं, आप टेम्परेचर यहां चेंज कर सकते हैं, और आप वो आइडियल कंडीशन लैब में प्रोवाइड करेंगे जिस पर सबस्ट्रेट रिएक्शन करने के बाद प्रोडक्ट बना दें। हाँ? अब आप बताओ, आपकी सेल के पास कौन सी परमाणु भट्टी लग रही है जो वो गर्म कर देगी प्रोडक्ट को? बताओ। सेल के अंदर, हमारी बॉडी के अंदर इंटरनल टेम्परेचर हमेशा कांस्टेंट होता है। हमारा बॉडी का इंटरनल टेम्परेचर क्या होता है? कांस्टेंट होता है। कांस्टेंट होता है। 37 डिग्री सेल्सियस चाहिए हमको हमारा बॉडी का इंटरनल टेम्परेचर, और ये इंटरनल टेम्परेचर एक फिक्स कांस्टेंट बने रहना बहुत जरूरी है। हमारी बॉडी की ऑस्मोलरिटी भी हमेशा फिक्स होना चाहिए। कोई भी आपका अंदर जो बॉडी में सॉल्यूशन है, लिक्विड है, केमिकल है, उनकी कंसंट्रेशन एक फिक्स कांस्टेंट होनी चाहिए, और इसको कांस्टेंट बना के रखा जाता है, और इस प्रोसेस को बोलते हैं होमियोस्टेसिस। होमियोस्टेसिस बोलते हैं इस पूरी प्रोसेस को। Anyhow, we want to maintain our
इंटरनल एनवायरनमेंट एज ए कांस्टेंट, हम हमारा इंटरनल ना तो टेम्परेचर को बदलना चाहते हैं, ना हमारी ऑस्मोलरिटी को बदलना चाहते हैं, ना हमारी पीएच वैल्यू को हम बदलना चाहते हैं। ये इसके लिए चाहे हमें कितनी भी एनर्जी खर्च क्यों ना करनी पड़े। अगर गर्मी के दिनों में हमारी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ना शुरू होता है तो हमारी बॉडी टेम्परेचर डाउन करने वाले फंक्शन करने लगती है, हमको पसीना आने लगता है, हम छाया में बैठने की कोशिश करने लगते हैं। एक्चुअली हम बॉडी को एक कांस्टेंट एनवायरनमेंट में ही रखना चाहते हैं। हम ऐसा करते हैं। सर्दी होती है तो ऑटोमेटिक आपकी मसल्स में कुछ फ्रिक्शन होने लगता है, आपस में रगड़ने लगती है ताकि अंदर एनर्जी प्रोड्यूस हो जाए। तो ये आपका कांस्टेंट एनवायरनमेंट मेंटेन किया जाता है। इसका कारण यही है क्योंकि हमारे बॉडी में जितनी भी केमिकल प्रोसेस चल रही हैं उनको करवा रहे हैं एंजाइम्स, और एंजाइम्स होते हैं प्रोटीन के बने, और प्रोटीन जो होती है वो बड़ी सेंसिटिव होती है टेम्परेचर के प्रति, पीएच वैल्यू के प्रति बहुत ज्यादा सेंसिटिव होती है। हमारे एंजाइम्स को एक पर्टिकुलर टेम्परेचर चाहिए। अगर वो टेम्परेचर हमारा कम या ज्यादा होगा तो एंजाइम अच्छे ढंग से काम नहीं करेंगे। अगर पीएच वैल्यू कम या ज्यादा हो जाएगी तो एंजाइम अच्छे काम नहीं करेंगे। हमारे एंजाइम्स एफिशिएंटली वर्क करते रहे, इसलिए जरूरत है हमको हमारा टेम्परेचर कांस्टेंट रखने की और हमारा पीएच वैल्यू कांस्टेंट रखने की। अगर ये एंजाइम प्रॉपर काम करते रहेंगे तो आप हेल्दी बने रहेंगे। जब भी आपका केमिकल इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होने लगेगा, ये इंटरनल एनवायरनमेंट अगर चेंज होने लगेगा तो आप अनकंफर्टेबल हो जाएंगे, और अनकंफर्टेबल होना ही कहलाता है कि आप बीमार हो गए। हाँ, तो ये कारण है हमारा बॉडी का टेम्परेचर वगैरह हमको हमेशा मेंटेन रखना है, कांस्टेंट रखना है, और ताकि हमारे एंजाइम्स हर केमिकल प्रोसेस को आराम से करते रहे। तो भैया हमारी सेल में हम किसी भी केमिकल प्रोसेस को टेम्परेचर बढ़ाकर वहां मेंटेन नहीं कर सकते। हमारे पास लिमिटेशन है। हमारी सेल कभी भी हीट प्रोड्यूस नहीं करेगी केमिकल प्रोसेस को कराने के लिए। अगर वो करेगी तो उसका प्रोटीन खराब हो जाएगा। प्रोटीन तो हर जगह है सेल में। बात समझ में आ रही है? तो क्या डिफरेंसेज हैं एक कैटेलिस्ट में और बायो कैटेलिस्ट में? कई बार ये भी पूछा जाता है। कैटेलिस्ट होता है जो लैब में आप इस्तेमाल करते हैं, और बायो कैटेलिस्ट होता है जो सेल में इस्तेमाल होता है। दोनों में क्या अंतर है? ये कैटेलिस्ट आपके हाई टेम्परेचर पर भी काम कर सकते हैं, लो टेम्परेचर पे भी, अलग अलग होते हैं। कुल मिला के मैं ये कहना चाहूंगा कि ये हाई टेम्परेचर पर भी काम कर सकते हैं, जबकि ये एक कांस्टेंट टेम्परेचर पर ही काम करते हैं। ये पीएच वैल्यू इनका अलग अलग पीएच वैल्यू इनका देखने को मिल सकता है, लेकिन इनका एक फिक्स, एक स्पेसिफिक होता है पीएच वैल्यू। जैसे पेप्सिन है तो एसिडिक में ही काम करेगा, ट्रिप्सिन है तो एल्केलाइन में ही काम करेगा। ये फिक्स है इनका। ये भी रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ाते हैं, ये भी रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ाते हैं। ये सेल के बाहर बढ़ाते हैं, ये सेल के अंदर बढ़ाते हैं। मेन डिफरेंस है टेम्परेचर। ये इनको एक फिक्स टेम्परेचर चाहिए, बस ये मेन इसका डिफरेंसेज है। बाकी कैटलिस्ट का मतलब जो रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करते हो। मैंने आपको आराम से एग्जांपल देके समझाया, ठीक है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं कि भाई एक एग्जांपल तो दो कि आखिर एंजाइम रेट ऑफ रिएक्शन को कितना इंक्रीज कर देते हैं। कुछ तो समझाना पड़ेगा, क्योंकि हमें समझ में ही नहीं आ रहा कि ये क्या कर रहे हैं। तो एक छोटा सा एग्जांपल मैं देता हूं। हमारी हर सेल के पास कार्बन डाइऑक्साइड खुद सेल प्रोड्यूस करती है। हाँ, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है जब ग्लूकोज टूटता है तो, और वहां पर पानी भी होता है, और कार्बन डाइऑक्साइड को इस वाटर में डिजोल्व किया जाता है जब कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्टेशन होता है विद द हेल्प ऑफ ब्लड प्लाज्मा। प्लाज्मा इसको ट्रांसपोर्ट करता है कार्बन डाइऑक्साइड को। तो इसके साथ इसको घोला जाएगा, एक केमिकल बनाया जाएगा जिसे बोलते हैं H2CO3, कार्बोनिक एसिड।
एक सिंपल सी प्रोसेस है कि भाई कार्बन डाइऑक्साइड पानी में डिजॉल्व हो रही है। ये जनरल सी सिंपल सी केमिकल प्रोसेस भी हमारी बॉडी में एंजाइम्स की प्रेजेंस में ही होती है, एंजाइम की प्रेजेंस में ही होती है। और वो एंजाइम का नाम क्या है, याद रखना है, कार्बोनिक एनहाइड्रेज। कार्बोनिक एनहाइड्रेज ये एंजाइम होता है जो कार्बन डाइऑक्साइड को पानी में डिजॉल्व करके H2CO3 बनाता है। अब देखते हैं कि अगर ये एंजाइम नहीं होता तो क्या स्पीड थी, और जब ये एंजाइम आ जाता है तो इसकी क्या स्पीड है, रेट ऑफ रिएक्शन। आखिर हम एंजाइम्स का इंपॉर्टेंस देख रहे हैं कि ये कितना स्पीड बढ़ा देता है, ये हमको जानना चाहिए। तो जब हमने बिना एंजाइम के ये केमिकल प्रोसेस कराया, विदाउट एंजाइम, ठीक है, तो रेट ऑफ रिएक्शन कितनी थी, 200 मॉलिक्यूल पर आवर। ध्यान देना, 200 मॉलिक्यूल पर आवर। एक घंटे में 200 मॉलिक्यूल बन सकते हैं H2CO3 के। ये स्पीड कब है, विदाउट एंजाइम, ठीक है। और जब हम विद एंजाइम इसको करते हैं, इसी रिएक्शन को विद एंजाइम जब हम करते हैं तो 6 लाख मॉलिक्यूल पर सेकंड। ध्यान देना, मैंने क्या बोला, पर सेकंड। इधर एक घंटे में केवल 200 मॉलिक्यूल बन रहे थे, लेकिन जब एंजाइम आ गया तो हर सेकंड में 6 लाख मॉलिक्यूल बनना शुरू हो गया। यह है ट्रेमेंडस इंक्रीज रेट ऑफ रिएक्शन का। किसने कराया, एंजाइम ने कराया। इतना गुना, कितना गुना आप सोचिए, ये एक घंटे में है, ये केवल एक सेकंड में है। एक घंटे में कितनी सेकंड होती है, 3600 सेकंड होती है। ये थोड़ी मुझे पढ़ाना है। एक घंटे में 200, यहां एक सेकंड में 6 लाख मॉलिक्यूल बनना शुरू हो गया। ये क्या कर दिया एंजाइम ने और कैसे कर दिया, यही तो समझना है। है ना, वाकई में बहुत ज्यादा। तो देखते हैं आखिर ये कैसा करता है, क्या करता होगा। हाउ डू एंजाइम ब्रिंग अबाउट सच हाई रेट ऑफ केमिकल कन्वर्जन। आखिर क्या करते हैं ये एंजाइम। तो इतना तो मालूम आया कि एंजाइम जो हैं वो प्रोटीन के बने होते हैं। अब प्रोटीन में आखिर ऐसा ये क्या कर देते हैं कि भैया इतना तेज स्पीड बन गया। इसको समझने के लिए एक छोटा सा वो एक एग्जांपल देखना पड़ेगा हमको। जैसे मान लीजिए आपको एक बहुत गोल गोल एक पत्थर है, काफी वजनदार है, 50 किलो का है, और ये आपको लुढ़काने के लिए बोला कि इसको इस जगह से, ये जगह हो गई आपकी मान लीजिए ए जगह, आपको बोला कि आप इस जगह पर इसको क्रॉस करा दीजिए, बी जगह पर इसको यहां भेजना है पत्थर को। तो आपने इसको लुढ़काना शुरू किया और बीच में क्या है, एक छोटा सा इस तरह का एक पहाड़ सा है और ये आपका रास्ता है, ठीक है। चलो इसको मैं थोड़ा सा पहले आपको ये इसका साइज बढ़ा देता हूं। मान लीजिए आपको ये पत्थर लुढ़का के बी जगह पे भेजना है और ये बीच में एक स्लोप जैसा है, ये स्लोप को क्रॉस करा के आपको लुढ़काना है पत्थर। तो आप इसके ऊपर लुढ़काएंगे लुढ़काएंगे, यहाँ पे आपको ताकत लगानी पड़ेगी। ताकत लगाने के बाद और फिर आप ये लुढ़का पाएंगे, फिर लुढ़क के यहाँ पे आ जाएगा। ऐसे करेंगे ना आप, ठीक है। तो अगर इस जगह से इस जगह भेजना है तो आपको ये हाइट क्रॉस करनी पड़ेगी, इतनी ताकत आपको लगानी पड़ेगी यहां से यहां तक पहुंचने की, ये ताकत आपको लगानी पड़ेगी।
जब यहां आप पहुंच जाएंगे, इस लेवल को जब आप क्रॉस कर जाएंगे, फिर तो बस लुढ़का दो, बन जाएगा आपका, ये डेस्टिनेशन पे पहुंच जाएगा पत्थर। ठीक है। अब जब एंजाइम यहां पे हमने भेजा, बोले कि यार ये पत्थर काफी लेट पहुंच रहे, बहुत धीरे धीरे पहुंच रहे, तुम कुछ करो। तो जब एंजाइम आया, उसने क्या किया कि ये जो बीच में बैरियर था, इसको बहुत छोटा सा कर दिया, बस इतना सा कर दिया। उसने इस पूरे बैरियर को हटा दिया, बोला ये इसी के कारण रेट ऑफ रिएक्शन डाउन हो रही है। अब ऐसे करो, इस पत्थर को लुढ़काओ, तुरंत से जाओ और फट से इधर पहुंचाओ। ये पहले जो इतना लेवल क्रॉस करना पड़ रहा था, अब बोले केवल इतना ही कर लो तुम, तो बस सीधा इधर जाओ। ये एक दूसरा रास्ता दे दिया। उस एंजाइम ने क्या बोला, तुम इधर होके मत जाओ जिधर ये बड़ा हो रहा है, तुम तो ऐसे करो, इस छोटे से रास्ते से जाओ और फट से ये प्रोडक्ट पहुंचा दो। ये आपका सामान पहुंचना शुरू हो गया, स्पीड बढ़ गई ना आपकी। तो एंजाइम बिल्कुल ऐसा ही करते हैं जब आपके सबस्ट्रेट होते हैं। ठीक है। तो सबस्ट्रेट को अगर प्रोडक्ट में चेंज होना है, सबस्ट्रेट को अगर प्रोडक्ट में चेंज होना है, तो पहले सबस्ट्रेट के जो बॉन्ड हैं, उसके भी तो मान लीजिए कुछ बॉन्ड होंगे, वो टूटेंगे, बनेंगे कुछ, पहले तो ये टूटने की तैयारी करेंगे। जब ये बॉन्ड टूटेंगे तभी तो नए बॉन्ड बना के प्रोडक्ट बनाएगा। तो बहुत सारे बॉन्ड हैं केमिकल में, सबस्ट्रेट में बहुत सारे बॉन्ड हैं, तो उनको एक ऐसी स्टेज तक लेके जाना पहले पड़ता है कि उसके बॉन्ड टूटना शुरू कर दे, उस लेवल पे पहुंचना पड़ता है। तो यहां पे एनर्जी खर्च करनी पड़ती है। एक मिनिमम एनर्जी लेवल जब आएगा सबस्ट्रेट के पास, तो वो पहुंचेगा अपनी ट्रांजिशनल स्टेट में। ट्रांजिशनल स्टेट में देखिए, इसको मैं थोड़ा दोबारा ढंग से समझाऊंगा आपको। मान लीजिए ये आपका सबस्ट्रेट है, ठीक है, ये मान लीजिए एनर्जी लेवल है। सबस्ट्रेट फिलहाल मान लीजिए यहां पे है। अब इस सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट बनाना है, तो इस सबस्ट्रेट को पहले जब बिना कोई एंजाइम था, तो ये एनर्जी लेवल क्रॉस करना होता था, और क्रॉस करके फिर वो प्रोडक्ट बना रहा है। मान लीजिए प्रोडक्ट यहां पे है, ये आपका प्रोडक्ट होगा। तो इतनी एनर्जी का लेवल तो सबस्ट्रेट के पास पहले ही था। कितना लेवल था, इधर मान लीजिए एनर्जी है, ये एनर्जी है, यहां पे मान लीजिए आपने 0 बोला, तो इतना एनर्जी लेवल तो सबस्ट्रेट के पास पहले ही था। अब उसको प्रोडक्ट में चेंज होना है, तो उसके बॉन्ड तोड़ना है या कुछ करना, उनको कमजोर करना है पुराने बॉन्ड को, तो उसको एनर्जी इतना एक गेन करना पड़ेगा कि उसके बॉन्ड टूटना शुरू कर दे, इस लेवल तक पहुंचना पड़ेगा। इस लेवल को बोलते हैं हम ट्रांजिशनल स्टेट। अब उसके जो बॉन्ड हैं वो टूटना शुरू हो जाएंगे, और फिर नए नए बॉन्ड बन के प्रोडक्ट बनना शुरू हो जाएगा। ठीक है। तो एक्चुअल उसके पास अभी सबस्ट्रेट के पास जितना एनर्जी है, उसे और कितना गेन करना पड़ेगा, वो हाईएस्ट किस लेवल पे पहुंचना पड़ेगा, ये जो रिक्वायर्ड एनर्जी है, इस एनर्जी को बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। इसको बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। मतलब अगर सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में बदलना है, तो उसको एक्टिवेट होना पड़ेगा, उसको ट्रांजिशनल स्टेट में पहुंचना पड़ेगा, और उसके लिए उसको जितनी एनर्जी की जरूरत है, मिनिमम रिक्वायर्ड एनर्जी फॉर द ट्रांजिशनल स्टेट, दिस लेवल ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड एक्टिवेशन एनर्जी। ये उसको क्रॉस करना पड़ेगा। एंजाइम ने क्या किया, इस एक्टिवेशन एनर्जी के लेवल को घटा दिया। उसको बोला बस इतना सा लेवल क्रॉस करो और प्रोडक्ट बना लो। एंजाइम जब आएगा तो एंजाइम क्या करेगा, केवल इतना सा लेवल क्रॉस करना है और सट से प्रोडक्ट बना देना है, ये बन गया प्रोडक्ट। इसके लिए एक्टिवेशन एनर्जी कितना है, इतना। भाई इस सबस्ट्रेट के पास खुद एनर्जी तो पहले थी, बस केवल इतना उसको ट्रांजिशनल पहुंचने में लगा, तो अब इसका लेवल कम हो गया। जितना ये लेवल कम होगा, उतना ही रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट हो जाएगी। किसी भी सबस्ट्रेट को
ये मिनिमम एनर्जी लेवल क्रॉस करना ही होता है, तभी वो प्रोडक्ट में चेंज हो सकता है। तो हम कह सकते हैं कि एंजाइम क्या करते हैं? एंजाइम एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी को रिड्यूस करते हैं। यही काम है बस एंजाइम का, और कुछ नहीं है। पहले जो काम बड़ा कॉम्प्लिकेटेड टफ हो रहा था, मान लीजिए 100 मॉलिक्यूल में से केवल 5 मॉलिक्यूल बस ऐसा कर पा रहे थे, तो 5 ही प्रोडक्ट बन रहे थे। अब जब लेवल इतना कम हो गया तो 100 में से 100 ये लेवल क्रॉस कर पा रहे हैं और आराम से ये प्रोडक्ट आपका बनता जा रहा है। अब देखिए एक चीज और मैं आपको समझा दूं, ये आपका ओरिजिनल सबस्ट्रेट का एनर्जी लेवल था और अब प्रोडक्ट का एनर्जी लेवल ये आ गया, देखिए ये वाला। तो कहीं ना कहीं ओवरऑल क्या किया, सबस्ट्रेट ने एनर्जी लॉस किया। लॉस किया मतलब ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो गई, एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो गई। अगर ये प्रोडक्ट आपका यहां पे आके यही बन जाता, ये प्रोडक्ट अगर यही बन जाता, तो इसको इतना एनर्जी गेन करना पड़ता, एब्जॉर्ब करना पड़ता, ये आपका एंडोथर्मिक रिएक्शन कहलाता। तो अगर प्रोडक्ट यहां बनता तो आप समझिए, ये इसका ओरिजिनल एनर्जी लेवल है। तो इस जो ओरिजिनल एनर्जी लेवल से अगर इसको एनर्जी रिलीज करना है तो प्रोडक्ट इसके ऊपर ही बन जाएगा। अगर इसको और गेन करना है तो ये अगर एनर्जी रिलीज करता है ज्यादा तो एक्सोथर्मिक, अगर ये इतना गेन करके यहीं रुक गया तो ये एंडोथर्मिक हो जाएगा। ओवरऑल आपको ये समझना है कि एंजाइम ने एक्टिवेशन एनर्जी के लेवल को कम कर दिया, जिससे सबस्ट्रेट का हर मॉलिक्यूल आसानी से प्रोडक्ट बनाना शुरू कर दिया। बस यही करते हैं एंजाइम, एक्टिवेशन एनर्जी को कम करते हैं, लो करते हैं, जिससे रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाती है। आई थिंक आपको एक्टिवेशन एनर्जी का कंसेप्ट समझ में आया होगा। तो इसको कैसे डिफाइन करें एक्टिवेशन एनर्जी को? एक्टिवेशन एनर्जी को डिफाइन कैसे करें? एक सबस्ट्रेट को अपने ट्रांजिशनल स्टेट में पहुंचने के लिए जो मिनिमम रिक्वायर्ड एनर्जी चाहिए, उस एनर्जी को हम बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, समझ में आएगा? एक बार आप पढ़ेंगे बिल्कुल समझ में आएगा। तो कल मैं बात करता हूं कि आखिर एंजाइम के पास ऐसा क्या है कि वो इस एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देता है। कल की क्लास में हम ये बात करेंगे कैसे कम कर देता है, कैसे ये आसानी से रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देता है। ठीक है, और उसके बाद हम बात करेंगे कि एंजाइम्स का क्लासिफिकेशन क्या है, एंजाइम्स कितने टाइप के होते हैं, और क्या एंजाइम 100% प्रोटीन के हैं या कभी कभी इनमें कुछ और भी आके जुड़ जाता है, इनकी भी बात करेंगे हम। तो एक दिन का क्लास और है और आपका ये पूरा एंजाइम का कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, आपको समझ में आएगा। ठीक है, चलिए आज के लिए